हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जाम आपके आने वाले हैं, उसके पहले सभी मंथली कंपाइलेशन को मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन सीरीज में नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मई मंथ एंड अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स थे। कोई कंट्री है, किसी ने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, किसी कंट्री ने कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की है, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल न्यूज़ अप्रैल एंड मई 2024 की सभी हम यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसकी पीडीएफ क्लास ओवर होने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप यहाँ से ईजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा सजेशन देना तो बनता है। सजेशन ये है कि नवंबर 2023 से लेकर अभी आपका जो मई मंथ है, मई 2024, हर एक मंथ के टॉप 100 या फिर 150 टॉप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये क्वेश्चन तो कई बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को डिक्लेयर किया था और इसको भी कंक्लूड कर दिया गया है। कहाँ पर? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम में मिल जाएगा एंड रोम में इसको कंक्लूड किया गया है। ठीक है, 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो श्री अन्न है, मतलब जो मोटे अनाज हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को इनकरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रेजोल्यूशन को पास करवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स हमने 2024 को डिक्लेयर किया है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 24-25। तो 2024-25 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन इलेक्ट हुए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि UNSC में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। और इनका जो इलेक्शन होता है वो 2 ईयर्स के लिए होता है, मतलब 2 सालों के लिए होता है। और इनके पास किसी भी प्रकार की वीटो पावर नहीं होती है, वीटो पावर नहीं होती है। जबकि जो परमानेंट मेंबर होते हैं इनकी संख्या 5 है। ठीक है, जैसे कि आप USA देख पाएंगे, UK है, फ्रांस है, रशिया है एंड चाइना है। ये 5 आपके परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और इनके पास आपको वीटो पावर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया UNSC का 8 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। ठीक, 2024-25 के लिए 5 देशों को चुना गया है। कौन कौन से हैं वो देश? अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया। ठीक, सिमिलर यहाँ पे 5 और कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया है UNSC में। कब से कब तक के लिए? 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027, मतलब इन 2 सालों के लिए 5 और कंट्रीज हैं जिनको इलेक्ट किया है UNSC का मेंबर। वो 5 कंट्री कौन सी हैं? तो सिंपल सी कहानी है, हमारे जो DGP हैं वो PG में रह रहे हैं, खत्म। आपका ये डेनमार्क, ग्रीस, ठीक, डेनमार्क हो गया, ग्रीस हो गया और आपका पनामा, पाकिस्तान और आपका DSP है ये ना, 1 सेकेंड, DSP PG में रह रहे हैं। तो DSP यहाँ पे ये हो गया आपका डेनमार्क, डेनमार्क के बाद हो गया आपका सोमालिया, सोमालिया के बाद हो गया आपका पनामा, पनामा के बाद है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के बाद है ग्रीस। ओके, ये 5 कंट्रीज आप याद रख सकते हैं, DSP PG। ओके, डन। चलिए, ये UNSC के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कोविनेट। तो कोविनेट लॉन्च किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविनेट को लॉन्च किया है। कोविनेट क्या है? हमारे देश भर में जितनी भी लेबोरेटरीज है उनका एक नेटवर्क है जिसका नाम है कोविनेट। ठीक है, आने वाले समय में कोई पैंडेमिक है या जो आपकी कोरोना का वेरिएंट है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके जो नए वेरिएंट्स हैं उन पे डिस्कशन करने के लिए, उसके लिए पहले से प्रिपेयर होने के लिए बेसिकली कोविनेट को बनाया है किसने? WHO ने। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कोविनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज
स्पेशलाइजिंग इन ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल कोरोना वायरस सर्वेलाइंस। ठीक है, अब इंडिया की भी ऑब्वियसली बात है लेबोरेटरीज होंगे। टोटल 36 लेबोरेटरीज हैं 21 कंट्रीज की, जिसमें से 3 लेबोरेटरी आपको इंडिया की मिलेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहला है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, और हमारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये 3 हमारी लेबोरेटरी हैं जो इस कोविनेट का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने 18 न्यू जियो पार्क की लिस्ट पब्लिश की है, जिनमें से एक भी साइट इंडिया की नहीं है, पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने रिसेंटली 18 नई आपको जियो पार्क साइट डिक्लेयर की है। तो पूरे इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क साइट्स है वो 213 हो गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल जियो पार्क्स कितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आंसर है 213 हैं। रिसेंटली कितने ऐड किए हैं? 18 ऐड किए हैं। ये 18 कहाँ पर है? तो ब्राजील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पोर्चुगल और स्पेन में है। ये कंट्री याद नहीं रखनी है, आपको ये नंबर याद रखने हैं। ठीक है, अब यूनेस्को ने ये जो ग्लोबल जियो पार्क कैटेगरी है इसको कब डेजिग्नेट किया, कब स्टार्ट किया? तो 2015 में। अब ये जियो पार्क क्या होते हैं? ऐसी कोई भी साइट जहां पर बायोडाइवर्सिटी है और उसका प्रोटेक्शन का काम जो रीजनल कम्युनिटी है, वो रीजनल कम्युनिटी इसको प्रोटेक्ट कर रही है, वहां की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, और वहां पर पब्लिक जाती है, जहां पे मतलब टूरिज्म पर्पस के लिए पब्लिक का इंटरवेंशन भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन लोकल कम्युनिटी उसको प्रिवेंट करने का काम कर रही है। ऐसी साइट्स को हम जियो पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई भी साइट जियो पार्क नेटवर्क में शामिल होती है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, एंड 4 ईयर्स के बाद वापस से चेकिंग होती है। सही तरीके से कंजर्वेशन हुआ है तो कंटिन्यू लिस्ट में बना रहता है, अदरवाइज लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। सिंपल है। तो टोटल साइट्स है 213 ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है बुल्गारिया एंड रोमानिया पार्शली ज्वाइन यूरोप सेंजांग एरिया। अभी सेंजांग एरिया क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट आया था 1985 में और प्रेजेंटली 23 मेंबर हैं इसका हिस्सा। ठीक है, आपके यूरोप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कई सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, तो बार बार आपको ये आईडी चेक कराने की जरूरत ना पड़े, बार बार आपको वीजा लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था सेंजांग एरिया का। तो अभी रोमानिया और बुल्गारिया ने पार्शियली सेंजांग एरिया को ज्वाइन किया है। क्लियर है इतनी चीजें? डन। चलिए नेक्स्ट है प्लूटो डिक्लेयर ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट ऑफ दिस यूएस स्टेट। तो एरिजोना यूएस स्टेट है और इसने प्लूटो को ऑफिशियली स्टेट प्लैनेट डिक्लेयर किया है। हालांकि हम जानते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से ऑलरेडी 2006 में बाहर कर दिया था। ये आपका ड्राफ्ट प्लैनेट या बोना ग्रह है, ना कि प्लैनेट है। बट प्लूटो की जो डिस्कवरी की गई थी वो एरिजोना में की गई थी, इसलिए एरिजोना ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम, यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन, EEU। ठीक है, ये जो यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन है इसका फॉर्मेशन 2014 में किया गया था। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। ठीक है, इसके 5 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं 5 मेंबर? तो आप देखेंगे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया एंड बेलारूस। ये 5 कंट्रीज आपको यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन का पार्ट देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इनके साथ नेगोशिएट कर रही है फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसलिए आपको ये ग्रुप न्यूज में देखने को मिल रहा है। 5 कंट्रीज हैं, आप इनको याद रखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट है GCC। तो आपको इसकी कंट्री भी याद रखनी है। ठीक है, GCC का मतलब है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। ठीक है, इसमें आपको 6 गल्फ कंट्रीज देखने को मिलती हैं और GCC का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1981 में GCC का फॉर्मेशन हुआ था। कौन कौन सी कंट्री है? तो आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE और ओमान। ये 6 देश आपको इसका पार्ट देखने को मिलेंगे और इस सभी के सभी आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं और अपने कल्चरल वैल्यू को प्रमोट करने के लिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, पर फॉर द फर्स्ट टाइम जब से GCC का फॉर्मेशन हुआ है तब से पहली बार GCC अनाउंस्ड इट विजन फॉर द रीजनल सिक्योरिटी इन रियाद। यहाँ पे कल्चर वैल्यू के साथ साथ अभी जो रेड सी में क्राइसिस चल रहा है उसको टैकल करने के लिए,
और हमारा सिक्योरिटी विजन क्या है, पहली बार इस पर डिस्कशन किया जा रहा है, इसलिए ये ग्रुप न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी है। इसका फॉर्मेशन 2022 में हुआ था और टोटल 14 पार्टनर नेशन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक इंडिया है। ठीक है, तो IPEF ने रिसेंटली क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम को ऑर्गेनाइज किया था सिंगापुर में जून में। ठीक है, सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया जून में। यहाँ पे जितने भी पार्टनर कंट्रीज है वो साथ में रहे और साथ में मिलकर इनका टारगेट था इन्वेस्टमेंट करना इन द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, वी नो दैट। ठीक, एंड मिड डे मील स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो आइडिया है मिड डे मील का, ये बहुत अच्छा लगा किसको, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो को, और उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा हमारे देश में ये देखने के लिए कैसे हम अपने देश में मिड डे मील स्कीम को एग्जीक्यूट करते हैं, कौन से लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे साथ में काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया का डेलीगेशन विजिट किया था इंडिया। ठीक है, डन इतनी चीजें, द डेलीगेशन इंटरेक्ट विद ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन and gaining insight into the scheme implementation, logistic, nutritional value, challenges and the role of central and state government. So mid day meal scheme न्यूज में है, पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बारे में। इस ऑपरेशन को ईरान ने लॉन्च किया था अगेंस्ट द इजराइल, और यहाँ पर ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन एंड मिसाइल्स को लॉन्च किया था अगेंस्ट द इजराइल। तो आपको याद रखना है ईरान का ऑपरेशन था ट्रू प्रॉमिस। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये वो सारे ऑपरेशन है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रन किया था। हमारे देश के लोगों जब फंस जाते हैं कहीं साइक्लोन के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण, या फिर आपके कोविड के समय हो गया, या फिर आपके सिविल वॉर के समय हो गया, तो भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए इन ऑपरेशन को रन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन करुणा, जब म्यांमार में साइक्लोन मोखा आया था तब इस ऑपरेशन को रन किया गया था। रिसेंटली आप एक और ऑपरेशन न्यूज में देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, कहां पर, सिक्किम में। ठीक है, और इंडियन आर्मी ने यहां पर गो ग्रीन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, कहां पर, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट है, नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे WHO ने अप्रूवल दिया था और नाइजीरिया पहला देश बन गया है जिसने अपने देश पे रोल आउट किया मेनिंजाइटिस की वैक्सीन को, जिसका नाम आप देख सकते हैं MEN5। ब्रांड नेम क्या है इसका, MEN5 है। और यहाँ पर गावी मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इनको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए। WHO ने अप्रूवल दिया है। मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है बैक्टीरिया के कारण होती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इफेक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट है, स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड को। अभी आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है, तो ये अकॉर्ड बेसिकली एक गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से आपको आउटर स्पेस का इस्तेमाल करना है वाइजली। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड कोई बाइंडिंग या लीगली बाइंडिंग नेचर का नहीं है, और यहाँ पर 2023 में इंडिया ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया था। रिसेंटली स्वीडन एंड स्लोवेनिया, ये वो दो कंट्री बन चुकी हैं जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया था। स्वीडन 38 नंबर की और स्लोवेनिया 39 नंबर की कंट्री बन गई है। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द नेपाल। नेपाल के टूरिज्म बोर्ड ने पहला एडिशन इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था। इनका पर्पस है कि जो LGBTQ कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक सेफ डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोवाइड करना। मैं आपको बता दूं 2023 में नेपाल ने सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउ किया था, मतलब लीगली रजिस्टर करना अलाउ किया था। नेक्स्ट है, इंडिया कॉल फॉर रीजनल ऑब्जर्वेशन सेंटर एट 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस। तो पहली बात, ये ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इन पर्सन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, तो बार्सिलोना स्पेन में हुई थी 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो स्पेन और यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफी कमीशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। जिसका विषय क्या था या थीम क्या थी, तो थीम थी डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट।
ठीक, यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि हमें एक रीजनल ऑब्जर्वेशन सेंटर को तैयार करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे हमको ओशियन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी साइक्लोन है या कोई भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और डीप सी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। ठीक है, तो और इंडिया के जो डेलीगेशंस थे उनको लीड कौन कर रहे थे, अर्थ साइंस सेक्रेटरी एम रविचंद्रन इसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंटली लॉन्च ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमारे 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, जो कई सारे कंट्रीज के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का बैंक है, ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, नहीं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब क्या है, आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। और इन्होंने यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका, ग्लोबल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। आप चाहो तो यहाँ पर उन 10 बैंकों के नाम भी देख सकते हो जिन्होंने इस अलायंस को बनाया है। इनका मकसद क्या है, तो इनका मकसद है को फाइनेंसिंग। कोई भी डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रन करने के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं को फाइनेंसिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024। सो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 कहाँ पर हुई है, तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में हुई है। और ये 26 नंबर की 26वें नंबर की वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस थी। इसका थीम क्या था, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट था, जिसको को होस्ट किसने किया था, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड द नेदरलैंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का शुरुआत कब हुआ था, 1923 में। और इस सस्टेनेबल यूज, एनर्जी को आपको लोगों के हित में किस तरीके से सस्टेनेबल यूज करना है, उसके ऑब्जेक्टिव से वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। और इंडिया भी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का एक मेंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया ने 1924 में इसे ज्वाइन किया था। नीदरलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई है, 26 नंबर की कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट है सियरा लियोन के प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। क्यों डिक्लेयर की है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंथेटिक ड्रग है जिसका नाम है कुश, इस ड्रग का लगातार यूजेस बढ़ते जा रहे थे, लोग एडिक्टेड होते जा रहे थे। और इस ड्रग को बनाने के लिए जो डेड बॉडीज की बोन्स होती हैं, उस बोन्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो ग्रेवयार्ड से बोन्स निकाली जा रही थी, इसलिए यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ठीक, नेक्स्ट है 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ हुआ, आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी थीम थी इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलेंट टुमारो। इंपॉर्टेंट है, 6th एडिशन है। कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब इंडिया होस्ट करता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, CDRI का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका फॉर्मेशन 2019 में किया था, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम। तो फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम को रिसेंटली हनोई वियतनाम में होस्ट किया गया। ठीक है, जिसकी थीम क्या थी, टूवर्ड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द पीपल सेंटर आसियान कम्युनिटी। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जो जकार्ता इंडोनेशिया में मीटिंग हुई थी 43rd नंबर की, तब यहाँ पे बोला गया था कि हमको एक नया फोरम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आसियान फ्यूचर फोरम बनाया गया और इसका पहला कॉन्फ्रेंस था, वर्चुअली हुआ, जिसको हनोई वियतनाम में होस्ट किया। अब आसियान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके सिलेबस के लिए, और एक स्टैटिक पॉइंट है, ये स्टैटिक टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका फॉर्मेशन 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद हुआ था। फाउंडिंग फादर ऑफ आसियान कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड है। इसका जो सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। और 8 अगस्त को हम आसियान डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड रशिया कंपनीज टू मैनेज श्रीलंका's $209 मिलियन चाइना बिल्ड एयरपोर्ट। तो देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका में एक पोर्ट तैयार किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मातला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हम्बनटोटा, इसलिए इसे हम्बनटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था $209 मिलियन का। और अब इस पोर्ट को मैनेज कौन करेगा, इंडिया और रशिया की कंपनी करेगी, ऐसा हमें रिसेंटली श्रीलंका के गवर्नमेंट ने बताया है। ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान की कंपनी देखेंगे जिसका नाम है सौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर चाइना की एक कंपनी है, ये दोनों मिलके इसको मैनेज करेंगे।
कितने समय के लिए? 30 ईयर्स के लिए, 30 सालों के लिए ये लीज एग्रीमेंट साइन किया गया है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है टाइगर कंजर्वेशन कॉलिजन। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब अर्थ डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो अर्थ डे के ओकेजन पे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अर्थ डे हमने कब सेलिब्रेट किया और इसकी थीम क्या थी। ठीक है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया और इसकी थीम क्या थी, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। डन। और जल्दी से एक बार लिंक को भी शेयर करके आ जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भूटान गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट में जो भी टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन कॉलिजन तैयार किया गया, जिसके लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे नेक्स्ट 10 ईयर में टाइगर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे देना। पहला क्वेश्चन तो आपको पता है अर्थ डे। दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हमारे देश में कितने हैं? ऑप्शन है 52, 53, 54, 55। ये आपके ऑप्शन से आप मुझे बताएंगे टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं एट प्रेजेंट। दुबई's अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट। रिसेंटली दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने यहाँ पर एक नया पैसेंजर टर्मिनल बनाने का अप्रूवल दे दिया है। कहाँ पर? अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसके लिए इन्होंने $34.85 बिलियन का बजट भी रखा है। और जब ये टर्मिनल बन जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। कौन सा? अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें आपको 400 टर्मिनल गेट्स एंड 5 रनवेज देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब सेकेंड होम ऑफ चीतास के बारे में बात कर लेते हैं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर हमने कुछ समय पहले चीता को इंट्रोड्यूस किया था अंडर द प्रोजेक्ट चीता। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के चीताज है उनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इस जगह को देखना पड़ेगा कि ये चीता की ब्रीडिंग करने के लिए फेवरेबल वेदर कंडीशन है या नहीं। इसलिए साउथ अफ्रीका के डेलीगेशन रिसेंटली विजिट पे आए हुए थे और इन्होंने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करने का काम किया है। ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके मध्य प्रदेश की जो नीमच डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे सिचुएटेड है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां से चंबल नदी बहती है। डन। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन फॉर मेलानोमा अंडरगोइंग ट्रायल। यहां पर बात की जा रही है mRNA वैक्सीन, किसके लिए? मेलानोमा के लिए। और ये मेलानोमा क्या होता है? तो मेलानोमा बेसिकली आपका एक स्किन कैंसर होता है। तो स्किन कैंसर के लिए एक वैक्सीन रेडी की जा रही है जो कि वर्ल्ड की पहली पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन होगी, जिसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो मॉडर्ना एंड मार्क शार्प एंड डोमे, ये कंपनी है जो इसको डेवलप कर रही है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन किसी पेपर में किसी सेट में जरूर होगा, 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, और इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया ने। आप देखेंगे 20 से लेकर 30 मई के बीच में कोची में इंडिया ने इसको होस्ट करने का काम किया है, और 46 नंबर की मीटिंग है। ऑर्गेनाइज किसने किया? तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है, और इन्होंने ही यहाँ पर इस पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। अब यहाँ पे बात हो रही है अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, जिसको 1959 में साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया, तो 1961 में ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, ये बेसिकली अंटार्कटिक ट्रीटी कहती है कि जो आपका अंटार्कटिक एरिया है वो आपका वॉर फ्री जोन है, कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन या अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। आप पीसफुल तरीके से यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च वर्क करोगे, और जो भी आप रिसर्च करोगे वो सिग्नेटरीज, जो भी नेशन सिग्नेटरीज है उनके साथ अपने रिसर्च को शेयर करोगे। तो इंडिया की अगर बात करते तो इंडिया के भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो दक्षिण गंगोत्री है, भारती और मैत्री है, और मैत्री 2 को हम आने वाले समय में रेडी करेंगे। परमानेंट सेक्रेटरीट अंटार्कटिक ट्रीटी का कहां पर है? तो अर्जेंटीना में आपको देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। चलिए अब यहां पर एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन हिदाया, और साइक्लोन हिदाया ने हिट किया था तंजानिया के कोस्ट में। कहां पर? दर ए सलाम
फ्रॉम द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में साइक्लोन आया था और तंजानिया को हिट किया। यहाँ पर एक जगह के बारे में बात हुई है, दर ए सलाम, और यहाँ पर जो पोर्ट है इसके कंटेनर पोर्ट टर्मिनल को अब अडानी ग्रुप मैनेज करेगा। ये आपका अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, राइट। डन। साइक्लोन हिदाया का मतलब क्या होता है? तो गाइडेंस इन अरेबिक, जो कि इंडियन ओशियन में जनरेट हुआ और तंजानिया को इसने हिट किया। ठीक है, इतना चीजें। इसका नाम किसने रखा था? तो फ्रांस की कई सारी ओवरसीज टेरिटरी आपको इंडियन ओशियंस में देखने को मिलेंगी। तो इंडियन ओशियन में जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है उन्होंने ये नाम दिया था। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मिनरल, जिनको ब्लड मिनरल भी कहा जाता है। तो रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एप्पल पे यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं ऑफ यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट मिनरल। इन्होंने कहा है कि जो आपका कॉन्गो का एरिया है वहां से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं मिनरल्स को एप्पल के द्वारा और उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और उससे जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल सिविल वॉर में किया जा रहा है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी एरिया जहां पे आप वॉर को इनिशिएट करते हो या उनको सपोर्ट करते हो, या आप ऐसी कोई भी माइनिंग साइट जहां से आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो ह्यूमन राइट को ब्रीच करके, तो ऐसे मिनरल्स को हम ब्लड मिनरल या फिर हम कॉन्फ्लिक्ट मिनरल के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल ऑल्सो नोन एज द ब्लड मिनरल are extracted from region affected by the armed conflict or the human right abuse। ठीक, तो यहाँ पे जो मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं वो टिन, टेंटलम, टंगस्टन एंड गोल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। UN फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड अंडर इंडियाज लीडरशिप। तो अगेन कोई भी बड़ी कॉन्फ्रेंस, वो भी यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस जब इंडिया होस्ट करता है तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसने होस्ट की? इंडिया ने होस्ट की। कहां पर होस्ट की? UN हेडक्वार्टर में, USA में। ठीक है, हमारा जो परमानेंट मिशन है इंडिया में और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन से इसको होस्ट किया गया था। डन इतनी चीजें? ओके, चलो नेक्स्ट। नेपाल इंट्रोड्यूस न्यू 100 रुपी करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरी। तो रिसेंटली जो नेपाल गवर्नमेंट है, नेपाल का जो बैंक है, उन्होंने एक अपनी नई करेंसी को प्रिंट किया 100 रुपए की, और उसमें इंडिया की 3 टेरिटरी को अपना मैप का हिस्सा बताया। वो 3 टेरिटरी कौन कौन सी हैं? लिम्पुधीरा, काला पानी और लिपुलेक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्रिटी ऑफ सुबोली के बारे में बात की गई है, जो कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद 1816 में 1816 में साइन किया गया था। मैंने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, वहां पर एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो अफगान वॉर और एंग्लो गोरखा या एंग्लो नेपाल वॉर पे वीडियो बनाया। उस समय गवर्नर कौन थे, कौन सी संधियां साइन हुई, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने $5 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं इन UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में। ठीक है, UN ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का फॉर्मेशन 2017 में हुआ था। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30th एनिवर्सरी ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में, ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं। अच्छा, WTO का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? तो मार्केश एग्रीमेंट साइन किया गया था इन 1995, और इसी के बाद आपका WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मार्केश एग्रीमेंट के अंदर एक ट्रिप्स एग्रीमेंट भी था, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काम करता है, और ये भी 1995 में इफेक्ट में आया, और इसके 30 साल खत्म हो गए हैं, मतलब 30th एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? तो ये कवर करता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एटसेट्रा। बेसिकली कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है गेमिंग वीजा। दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि दुबई को वर्ल्ड का एक गेमिंग जोन, गेमिंग हब बनाना है। और गेमिंग हब कब बना पाएंगे? तो जो भी अलग अलग देशों में इनोवेटर्स रह रहे हैं, डिजाइनर्स हैं, गेम डेवलपर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको दुबई में इनवाइट करना। इनवाइट कैसे करोगे? आप ऐसे इनवाइट करोगे कि आप इनको एक वीजा प्रोवाइड करो, या आप उनको लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी
प्रोवाइड करो, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब लोग आएंगे दुबई में। तो इनका टारगेट है कि 2033 तक लगभग 30,000 गेम जो डेवलपर्स है उनको अट्रैक्ट करना है दुबई में, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे कोई भी क्रिएटर जो 25 साल से ऊपर है उनको एटलीस्ट मतलब 25 ईयर्स के हैं उनके डॉक्यूमेंट मांगे हैं और आप यहाँ दुबई में जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन एडॉप्टेड फर्स्ट लॉ अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वीमेन। तो यहाँ पे रिसेंटली यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 मेंबर नेशंस आपको देखने को मिलेंगे और ये पहला यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिन्होंने एक लॉ पास किया है अगेंस्ट द वायलेंस टुवर्ड्स द वीमेन। नेक्स्ट है वेनेजुला, ये पहली कंट्री बन गया है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट चेंज। ठीक है, यहाँ पर आपको वेनेजुला में एक ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, और हम्बोल्ट ग्लेशियर भी मेल्ट हो के केवल 2 हेक्टेयर एरिया में रह गया है। तो अब इसको ग्लेशियर की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, ये तो केवल एक आइस फील्ड बन के रह गया है। ठीक, नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल ओपन इन भूटान। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्पिटिशन स्विमिंग पूल जहां पे इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स होंगे 8,200 फीट की हाइट पर लॉन्च किया गया है भूटान में अंडर द पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम टू प्रमोट द एक्वेटिक स्पोर्ट्स। डन। नेक्स्ट है WHO अप्रूव टेकेडाज डेंगू वैक्सीन। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, टेकेडा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जापान की, और उन्होंने एक ड्रग बनाया जिसका नाम है टेकेडा, जिसका नाम मतलब इसका ब्रांड नेम है क्यूडेंगा, और ये डेंगू की वैक्सीन है और इसको अप्रूवल दे दिया है। टारगेट कौन है? जो 6 से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं और ऐसे वो एरिया जहां पे डेंगू का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि पेरू ने रिसेंटली डेंगू के केसेस के कारण हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी, तो उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। डन। नेक्स्ट है फर्स्ट अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट हेल्थ इन द पेरिस। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा अजीब है क्योंकि देखेंगे आप, अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट हो रहा है, पहला समिट है और अफ्रीका में नहीं, ये पेरिस फ्रांस में हो रहा है, जहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कई सारे देश और यूरोप के भी कई सारे देश यहाँ पे शामिल हुए, जिनका टारगेट है कि आज भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे कई सारे ऐसी कंट्रीज और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लकड़ी पे, कोयले पे डिपेंड है कुकिंग करने के लिए, तो हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो इनका टारगेट है कि हम 1 बिलियन लोगों को अफ्रीका में जो आपके क्लीन कुकिंग फ्यूल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि LPG, इलेक्ट्रिसिटी, एथेनॉल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी। ठीक है, और इनका टारगेट कितना है? इनका टारगेट है कि हम $2.2 बिलियन यहाँ पे फंड को रेज करेंगे। डन। नेक्स्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पहली बार यहाँ पर इंडियन डेलीगेट्स ने विजिट किया था UAE। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन करना है कि कैसे हमें इसे डेवलप करना है, कैसे इसे ऑपरेशन करना है। तो पहली बार यहाँ पर इंडियन डेलीगेट्स UAE गए थे टू होल्ड द डिस्कस विद द की एंटिटीज देयर ऑन द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस कॉरिडोर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि G20 मीटिंग जब न्यू दिल्ली में हो रही थी तब यहाँ पर इसके लिए MOU साइन किया गया था यूरोपियन यूनियन और 7 अलग कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये जो कॉरिडोर है बेसिकली आप देखेंगे इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करता है। इससे क्या होगा? हमारी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी ट्रेडिंग भी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है। इसके 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक है ईस्ट कॉरिडोर और एक है आपका नदर्न कॉरिडोर। जो ईस्ट कॉरिडोर है वो मुंबई से गल्फ को कनेक्ट करता है और जो आपका नदर्न कॉरिडोर है वो गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर। तो यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट पे रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी डेवलप की जाएगी, कहाँ पर? सिंगापुर में, और जिसके लिए एस्ट्राजेनेका $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगी। एस्ट्राजेनेका का हेडक्वार्टर आपको UK यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाएगा। अब एलॉन मस्क की बात करते हैं। एलॉन मस्क के अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इन्होंने 2019 में लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है कि हमें 1000 ऑफ सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है और हमें पूरे वर्ल्ड में एक ब्रॉडबैंड और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। सिंपल। तो यहाँ पे देखेंगे एलॉन मस्क इंट्रोड्यूस स्टारलिंक इन इंडोनेशिया टू इंप्रूव इंटरनेट एक्सेस इन द रिमोट एरिया एंड एम्फसाइजिंग इट्स पोटेंशियल इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो इंडोनेशिया में रिसेंटली एलॉन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का काम किया है।
नेक्स्ट है यूरोपियन काउंसिल अप्रूव द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एआई एक्ट। तो यहाँ पर यूरोपियन काउंसिल पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसने लोगों के हित के लिए कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लोगों की प्राइवेसी और लोगों के राइट्स को ब्रीच करता है, तो ऐसा ना हो, एआई का यूज सेफ हो, ट्रस्टवर्दी हो, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को पास किया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है सेकेंड एडिशन ऑफ एआई समिट इन सियोल, साउथ कोरिया। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूके ने दोनों ने मिलकर सेकेंड एआई समिट को कोरिया में होस्ट किया था। ये सेकेंड नंबर की समिट है, मतलब पहली कहाँ हुई? पहली समिट ब्रिटेन में हुई थी 2023 में, और जो नेक्स्ट समिट होगी वो फ्रांस में 2025 में बोला गया है कि 2025 में फ्रांस में नेक्स्ट समिट होगी। नेक्स्ट है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। तो 10th नंबर की वर्ल्ड वाटर फोरम रिसेंटली कंक्लूड हुई है, कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। और यहाँ पे जो नेक्स्ट अब वर्ल्ड वाटर फोरम होगी वो सऊदी अरेबिया में होगी। ठीक है, डन। जिसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, आपको यहाँ पर थीम देखने को मिलेगी। इस वाटर फोरम पे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया गया। क्या क्या? वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेशन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, इसको इंडोनेशिया ने होस्ट किया था और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को भी रिलीज किया था जिसका नाम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? वर्ल्ड बैंक ने, ड्यूरिंग द 10th समिट। नेक्स्ट है साइक्लोन रेमल। ये भी रिसेंटली न्यूज में था, जिसके कारण आपने देखा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे काफी हैवी रेनफॉल भी हुआ और लैंडस्लाइड भी हुई। ठीक है, तो साइक्लोन रेमल बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ था और इस सीजन का बे ऑफ बंगाल का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम ओमान ने रखा है, जिसका अरेबिक में मीनिंग होता है सैंड। नेक्स्ट है WHO इन्वेस्टमेंट राउंड। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट राउंड रेस किया था WHO ने। ठीक है, और जिसमें इन्होंने $7 बिलियन फंड रेस करने की बात की है और इस फंड का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी और माइग्रेशन जैसे फैक्टर्स को टैकल करने में किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि 77th नंबर की WHO की असेंबली मीटिंग हो रही थी जेनेवा में, जिसका विषय क्या था? थीम था ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। WHO का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुआ था। फिर आपके टेड्रोस एधेनोम, जो कि इथियोपिया के हैं, डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। ठीक, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, स्पेन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 99th मेंबर। तो 99वें नंबर का मेंबर ISA का कौन बन गया है? स्पेन बन गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलके। ठीक है, और अभी 119 कंट्रीज है जो कि सिग्नेटरी है, मतलब जिन्होंने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ड्राफ्ट को। नेक्स्ट है ड्रोन बॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 कंट्रीज है जो कि नेटो के मेंबर हैं। इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रोन बॉल अगेंस्ट द रशिया। ठीक है, वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं। तो पहले तो आपकी बाल्टिक कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर आपको फिनलैंड, नॉर्वे और पोलैंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर अगेंस्ट द रशिया। और यहाँ पे कई सारे ड्रोन्स को और नए नए इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 4 अप्रैल 1949 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। और जो सबसे नए मेंबर्स हैं वो है स्वीडन एंड फिनलैंड। एंड नेटो में टोटल जो मेंबर है वो 32 मेंबर्स आपको नेटो में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जीरो डेब्रिस चार्टर। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल ने एक कमिटमेंट किया है कि हम स्पेस जो एक्टिविटीज है वो डेब्री न्यूट्रल कर देंगे, मतलब स्पेस का जो कचरा है वो हम हटाने का काम करेंगे और फ्यूचर में हम कोई कचरा नहीं छोड़ेंगे बाय द 2030। और इस एग्रीमेंट पे ये जो चार्टर है जीरो डेब्री चार्टर, इस पे 12 कंट्रीज ने साइन किए हैं। तो टोटल 12 सिग्नेटरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट वॉक द टॉक योगा सेशन कंक्लूड इन जेनेवा। तो देखेंगे जब हमारी जो 77th नंबर की WHO की जनरल असेंबली हो रही है तो जेनेवा में 5th एडिशन वॉक द टॉक का ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एक योगा सेशन था जिसमें हमारी इंडिया की जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है अपूर्व चंद्र, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनोम ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हम सभी को पता है इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था और 21 जून को एवरी ईयर हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल ये 10th एडिशन होगा जिसकी थीम क्या है? योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, फर्स्ट
योगा डे कब मनाया था? 2015 में बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रशिया टू रिमूव तालिबान फ्रॉम द टेरर लिस्ट, तो रशिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो तालिबान है उनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से रिमूव करते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके काफ़ी ज़्यादा अब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह बढ़िया हो रही है। इसके पहले कजाकिस्तान ने भी तालिबान को इंटरनेशनल जो आपकी टेररिस्ट लिस्ट होती है उससे रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट है कैंपी फ्लेगरी। ये जो फिनोमेना है या जो कैंपी फ्लेगरी साइट है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलती है, इटली में। और ये बहुत बड़ा आपका वॉल्केनो साइट है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन 1538 से कोई भी इरप्शन नहीं हुआ, बट यहाँ पर रिसेंटली एक अर्थक्वेक देखा गया था, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। अब कुछ शॉर्ट न्यूज है, जैसे कि मैंने बता दिया कि पेरू ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है बिकॉज ऑफ डेंगू केसेस। इंडिया हैज रिमूव एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द मालदीव्स। तो मालदीव में अब हम एसेंशियल जो कमोडिटीज जैसे कि एग, पोटैटो, अनियंस भेज रहे थे, हमने उसका रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। 2024-25 में हम वापस से एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है माउंट रुआंग, जो कि इंडोनेशिया में है। इसमें रिसेंटली वॉल्केनो इरप्शन देखा गया। फिर G7 कंट्रीज की जो मीटिंग है उसको होस्ट कर रहा है इटली, जिसमें इंडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वाइट किया गया है, और इन्होंने कहा है कि हम जो कोल पावर का यूज करते हैं उसको एंड कर देंगे बाय द 2035, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंका में सीता अम्मा टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया, जिसके लिए सरयू नदी का पानी ले जाया गया अभिषेक करने के लिए। फिर G7 ने कमिट किया है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे बाय द 2050। फिर इंडोनेशिया में एक और वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है, उसका नाम है माउंट ईबू। माउंट ईबू अगेन एक और एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया में, जिसमें इरप्शन देखा गया। रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इसको वियना ऑस्ट्रिया में ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द को चेयरमैन ऑफ कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी कहां पर हुई? वियना में हुई। किसने से चेयर किया? तो कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया ने चेयर किया। 130 कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। डन इतनी चीजें। तो ये है आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि मई मंथ में और अप्रैल मंथ में हुए थे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको भी समझ में आया होगा कि केवल इंपॉर्टेंट ही मैंने हाईलाइट्स यहाँ पर कवर किए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। सो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।